नमस्कार, मैं डॉक्टर डी के सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम एमकॉम सेकंड सेमेस्टर के तीसरे कंपलसरी पेपर विशिष्टीकृत लेखांकन स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग यूनिट 5 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट विनियोग संबंधी लेखे या विनियोग लेखे के विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं जैसे विनियोग की अवधारणा, विनियोग के प्रकार तथा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 एवं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। छात्रों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किसी भावी कार्य या आकस्मिक व्ययों के लिए कुछ न कुछ राशि की बचत करनी चाहिए। यदि बचत की गई राशि किसी व्यवसाय, सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाओं को पूंजी या ऋण के रूप में उपलब्ध करा दी जाए तो यह बचत विनियोग या इन्वेस्टमेंट कहलाती है। वर्तमान समय में विनियोग एक विशिष्ट व्यावसायिक कार्य हो गया हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा व्यावसायिक संस्था अपने विनियोजित कोषों का कंपनियों के अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों जैसे सरकारी ऋण, सरकारी प्रमाण पत्र आदि में विनियोजित कर सकती हैं। इन विनियोगों पर ब्याज या लाभांश के रूप में आय प्राप्त होती है। विनियोजित राशि सुरक्षित रहती है। आवश्यकता पड़ने पर इन विनियोगों को बेचकर पुनः धन प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि विनियोजित प्रतिभूतियों का देश के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य पर क्रय विक्रय किया जाता है। इस प्रकार बाजार मूल्य के बढ़ जाने पर पूंजीगत वृद्धि का लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए विनियोग के अंतर्गत किए जाने वाले व्यावसायिक लेन देन के विशिष्ट तत्वों के फलस्वरूप ही इसके लिए पृथक से लेखे रखने की आवश्यकता महसूस की गई। आजकल कुछ ऐसी कंपनियों का भी समामेलन होने लगा है जो विभिन्न कंपनियों को धन उपलब्ध कराते हैं। ऐसी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट या विनियोग कंपनी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले कि हम विनियोग संबंधी लेखों का अध्ययन करें, यह आवश्यक है कि हम विनियोग के अर्थ, इसके प्रकार और इसके व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट शब्दों का अर्थ समझ लें ताकि विनियोग संबंधी व्यवहारों का लेखांकन करने में किसी प्रकार का भ्रम न हो। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स विनियोग लेखे। यदि बचत की गई राशि किसी व्यवसाय को, सरकार को या अर्ध सरकारी संस्थाओं को पूंजी अथवा ऋण के रूप में उपलब्ध करा दी जाए तो यह बचत विनियोग कहलाता है। इस विनियोग तथा इस पर ब्याज के संबंध में बनाए जाने वाले लेखे ही विनियोग लेखे इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जब विनियोगकर्ता किसी प्रतिभूति में विनियोग करता है तो उसे प्रत्येक विनियोग हेतु अलग अलग लेखे खोलना होता है ताकि विनियोग के क्रय विक्रय की वास्तविक स्थिति, उस पर प्राप्त ब्याज एवं देय ब्याज की स्थिति तथा वर्ष के अंत में विनियोग के मूल्य के बारे में सही स्थिति का निर्धारण किया जा सके। इस प्रकार विनियोग से संबंधित रिकॉर्ड्स या अभिलेख विनियोग लेखे कहलाते हैं। विनियोग संबंधी व्यवहारों का लेखांकन करने के पूर्व यह आवश्यक है कि विनियोग का अर्थ, उसके प्रकार एवं विनियोग संबंधी व्यवहारों में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का अर्थ जान लिया जाए। विनियोग का अर्थ। विनियोग एक संपत्ति है जो किसी व्यवसाय में सीधे उत्पादन या व्यापार के संचालन के लिए उपयोग में नहीं आती, बल्कि एक सहायक के रूप में मुख्य व्यवसाय में विद्यमान रहती है। विनियोग के बदले में जो प्रमाण पत्र विनियोगकर्ता को प्राप्त होते हैं उसे प्रतिभूति या सिक्योरिटीज कहते हैं। ये प्रतिभूति अंश, शेयर, ऋण पत्र, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सरकारी ऋण या सरकारी प्रमाण पत्र आदि के रूप में हो सकती है। प्रतिभूतियां विनियोग के ही पर्याय है,
इस प्रकार विनियोग भौतिक संपत्ति न होकर विधिक तत्वों लीगल क्लेम का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के रूप में विशिष्ट प्रकार की संपत्तियां होती हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा निर्गमित भारतीय लेखांकन प्रमाण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार विनियोग किसी उपक्रम द्वारा धारण की गई वे संपत्तियां हैं जिनमें ब्याज, लाभांश या किराए के रूप में आय अर्जित करने से पूंजीगत वृद्धि हो अथवा विनियोग करने वाले उपक्रम को अन्य लाभ हो। व्यापारिक स्टॉक या स्कंध के रूप में रखी गई संपत्तियां विनियोग नहीं है। विनियोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। विनियोग को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार हैं। पहला, ए, संस्थाओं के आधार पर। संस्थाओं के आधार पर विनियोग या प्रतिभूतियां 4 प्रकार की होती हैं। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, जिन प्रतिभूतियों का निर्गमन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें केंद्रीय सरकार या केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां कहते हैं। आर्थिक एवं सार्वजनिक योजनाओं व कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा इन प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है, जैसे 8% नेशनल डिफेंस बॉन्ड, 12% केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां आदि। इन्हें सबसे सुरक्षित विनियोग माना जाता है। दूसरा, राज्य सरकार की प्रतिभूतियां। जिन प्रतिभूतियों का निर्गमन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है उन्हें राज्य सरकार की प्रतिभूतियां कहते हैं। राज्य सरकारें भी सार्वजनिक योजना अथवा कल्याण कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जैसे 10% छत्तीसगढ़ सरकार लोन या 8% मध्य प्रदेश सरकार के बॉन्ड्स। इन्हें भी सुरक्षित विनियोग माना जाता है। तीसरा, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां। स्थानीय सत्ता, नगर पालिका, जिला परिषदें, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं, जैसे 9% मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के बॉन्ड्स, 11% इंदौर विकास प्राधिकरण के डिबेंचर आदि। चौथा, गैर सरकारी प्रतिभूतियां। उपर्युक्त 3 केंद्र सरकार, राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियां गैर सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। इनमें आर्थिक एवं व्यापारिक कंपनियों, वाणिज्यिक एवं बैंकिंग कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है, जैसे 8% महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के डिबेंचर, 11% रिलायंस टेक्सटाइल लिमिटेड के बॉन्ड्स आदि। दूसरा हम देखते हैं आधार, आय के आधार पर। आय के आधार पर 2 प्रकार की प्रतिभूतियां होती हैं। पहला, स्थिर आय वाली प्रतिभूतियां। स्थिर आय वाली प्रतिभूतियों में उन प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है जिन पर आय या ब्याज एक निश्चित दर से देय होता है। यह ब्याज एक निश्चित तिथि को देय होती है। ऐसी प्रतिभूतियों में कंपनियों द्वारा जारी किए गए पूर्वाधिकारी या अधिमान्यज, प्रेफरेंशियल शेयर, ऋण पत्र या डिबेंचर और संपूर्ण सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां आती हैं। परिवर्तनशील आय वाली प्रतिभूतियां। जिन प्रतिभूतियों की आय स्थिर नहीं होती, अर्थात जिन पर आय वर्ष प्रतिवर्ष समान दर से प्राप्त होने की संभावना नहीं हो, उन्हें परिवर्तनशील आय वाली प्रतिभूतियां कहते हैं। कंपनियों द्वारा जारी समता या इक्विटी शेयर इसी श्रेणी में आता है। सी, भारतीय लेखांकन प्रमाण 13 के आधार पर। भारतीय लेखांकन प्रमाण 13 के आधार पर 2 प्रकार के विनियोग होते हैं। पहला, दीर्घकालीन विनियोग। स्थिर या दीर्घकालीन विनियोग सामान्यतः आय कमाने, कंपनियों पर नियंत्रण स्थापित करने, संपत्ति निर्माण करने के उद्देश्य से किया जाता है। ऐसे दीर्घकालीन विनियोग सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए होते हैं। ऐसे विनियोग को चिट्ठे पर सदैव लागत पर ही दर्शाया जाता है। दूसरा, चालू विनियोग, करंट इन्वेस्टमेंट।
चालू या अल्पकालीन विनियोग का उद्देश्य केवल बाजार मूल्यों में हुए परिवर्तनों से लाभ कमाने हेतु ही किया जाता है एवं जिसे विनियोग की तिथि से 1 वर्ष से अधिक अवधि तक नहीं रखा जाता। चालू या अल्पकालीन विनियोगों को लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है। चालू विनियोगों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि को लाभ हानि लेखे में अपलिखित किया जाता है। ब्याज अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों का लेखांकन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अनुसार ब्याज अर्जित करने वाली प्रतिभूतियों के लेखांकन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बातें इस प्रकार हैं। प्रतिभूतियों का मूल्य। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय 2 मूल्यों पर किया जाता है, एक निर्गमित मूल्य और दूसरा बाजार मूल्य। निर्गमित मूल्य। निर्गमित मूल्य प्रतिभूतियों के निर्गमन के समय ही प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, जिसे अंकित मूल्य या फेस वैल्यू कहते हैं। संबंधित संस्था द्वारा प्रतिभूतियों का निर्गमन 3 प्रकार से किया जा सकता है: सममूल्य, अधिमूल्य या प्रब्याजी और अवमूल्यन या कटौती। सममूल्य एट पार वैल्यू। जब प्रतिभूतियों का निर्गमन अंकित मूल्य पर किया जाता है तो इसे सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 100 रुपए वाले 7.5% डिबेंचर का 100 रुपए पर निर्गमन। अधिमूल्य या प्रब्याजी एट प्रीमियम। जब प्रतिभूतियों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो इसे अधिमूल्य या प्रब्याजी या प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। 100 रुपए वाले 7.5% ऋण पत्र का 105 रुपए पर निर्गमन। अवमूल्यन या कटौती। जब प्रतिभूतियों का निर्गमन अंकित मूल्य से कम मूल्य पर किया जाता है तो इसे अवमूल्यन या कटौती पर निर्गमन कहते हैं। जैसे 100 रुपए वाले 7.5% ऋण पत्र का 99 रुपए पर निर्गमन। इस प्रकार प्रतिभूतियों का निर्गमन मूल्य वही होता है जिस मूल्य पर यह प्रतिभूतियां संबंधित संस्था द्वारा निर्गमित की जाती है, अर्थात सममूल्य, प्रीमियम या कटौती पर। किंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना सदैव सम या अंकित मूल्य पर ही की जाती है। बाजार मूल्य। यदि कोई विनियोजक निर्गमन के समय सीधे संस्था से निर्गमित मूल्य पर प्रतिभूतियां नहीं खरीद सकता, तब वह इसको स्कंद या शेयर मार्केट से क्रय कर सकता है। शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय मूल्य निर्धारित होता रहता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अन्य बाजारों की तरह स्कंद बाजार में भी प्रतिभूतियों का मूल्य मांग एवं पूर्ति, राजनीतिक स्थिति, सुरक्षा तथा अन्य आर्थिक कारणों से घटता बढ़ता रहता है। इस प्रकार निर्धारित मूल्य को ही बाजार मूल्य कहते हैं। सामान्यतः प्रतिभूतियां निर्गमित करने वाली संस्था प्रतिभूति पर ब्याज का भुगतान वर्ष में 2 बार करती है। यदि ब्याज घोषित तिथि को या उसके तुरंत बाद वाले दिन प्रतिभूति का क्रय विक्रय किया जाता है तो इसकी लागत के निर्धारण में कोई समस्या नहीं आती। लेकिन यदि क्रय विक्रय बाद में किसी दिन हुआ है तो क्रेता या विक्रेता के मध्य ब्याज के विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी केवल उसी व्यक्ति को संपूर्ण ब्याज देती है जो ब्याज घोषित तिथि को उसका पंजीकृत स्वामी होता है। अतः बाजार मूल्य के साथ साथ कुछ शब्द सहित या रहित कम एक्स शब्द जोड़ दिए जाते हैं, जिन्हें क्रय विक्रय के शर्तों के रूप में भी माना जाता है। इन शब्दों को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि क्रय विक्रय पर ब्याज या आय की हानि किसी भी पक्ष को न उठानी पड़े। इन शब्दों के आधार पर शेयर बाजार में प्रतिभूतियों के मूल्यों का उद्धरण या कोटेशन 2 प्रकार से होता है, एक ब्याज सहित मूल्य और दूसरा ब्याज रहित मूल्य। ब्याज सहित मूल्य कम इंटरेस्ट प्राइस। प्रतिभूतियों के ब्याज सहित मूल्य का आशय यह है कि प्रतिभूतियों के साथ उपार्जित ब्याज भी बेचा जा रहा है। ब्याज सहित आधार पर प्रतिभूतियां तब बेची जाती हैं जब सौदा ब्याज की तिथियों के मध्य हो तथा प्रतिभूतियों पर कुछ ब्याज अर्जित किया जा
किया जा चुका हो, किंतु ब्याज के भुगतान की तिथि आने के पूर्व ही विक्रेता प्रतिभूतियों को बेच देता है और आगामी भुगतान तिथि को संपूर्ण अवधि के ब्याज का भुगतान क्रेता को प्राप्त होता है। अतः विक्रेता उपार्जित ब्याज भुगतान की पिछली तिथि से सौदे की तिथि तक की अवधि का ब्याज विक्रय मूल्य में जोड़कर प्रतिभूतियों का मूल्य क्रेता से वसूल करता है। दूसरा, ब्याज रहित मूल्य, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। प्रतिभूतियों के ब्याज रहित मूल्य से आशय यह है कि प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में बाजार की पिछली तिथि से सौदा होने तक की तिथि का ब्याज सम्मिलित नहीं है। दूसरे शब्दों में, क्रेता को विनियोग के मूल्य के अतिरिक्त उपार्जित ब्याज अलग से भुगतान किया जाएगा। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर व्यय। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय शेयर मार्केट में दलाल, ब्रोकर के माध्यम से किया जाता है। दलाल अपनी सेवाओं के बदले कुछ पारिश्रमिक लेता है। इसी तरह प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के कारण स्वामित्व परिवर्तन का यथोचित स्थानों पर अभिलेखन करने के लिए अनेक प्रकार के व्यय क्रेता एवं विक्रेता द्वारा किए जाते हैं। ऐसे व्ययों में मुख्य व्यय 3 प्रकार के हैं। पहला है दलाली एवं सेवा कर। सूचित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय स्कंद बाजार में दलालों के माध्यम से किया जाता है। ये दलाल अपनी सेवाओं के बदले में कुछ पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, जिसे दलाली या ब्रोकरेज कहा जाता है। इसी प्रकार इस दलाली की राशि पर भारत सरकार द्वारा सेवा शुल्क सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है, जो 1/4/2013 से 12.36% है। दलाली व सेवा कर को ब्रोकर क्रेता एवं विक्रेता दोनों से वसूल करता है व सरकार के खजाने में जमा करता है। यहाँ क्रेता के लिए यह लागत का भाग माना जाता है और विक्रेता के लिए विक्रय व्यय। प्रतिभूति व्यवहार कर। भारत सरकार द्वारा स्कंद बाजार के माध्यम से होने वाले प्रतिभूतियों के लेन देन पर प्रतिभूति व्यवहार कर दलाल द्वारा लगाया जाता है, जिसे एक निश्चित समय में भारत सरकार के पास जमा करवा दिया जाता है। यह लागत का भाग है, अतः विनियोग की लागत में इसे भी जोड़ दिया जाता है। स्टाम्प या मुद्रांक शुल्क। वर्तमान में प्रतिभूतियों की कागज रहित पेपरलेस सुपुर्दगी होने के कारण स्वामित्व परिवर्तन का अभिलेखन रखने के लिए स्टाम्प या मुद्रांक व्यय लगाए जाते हैं। यह भी लागत का भाग होता है तथा इसे भी विनियोग की लागत में जोड़ दिया जाता है। ब्याज सहित क्रय विक्रय की दशा में लेखांकन। लेखांकन की दृष्टि से विनियोग को प्राप्त करने के लिए दिया गया वास्तविक मूल्य ही पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जिसे विनियोग लेखे में लिखा जाता है। अतः लेखा करने से पूर्व ब्याज सहित क्रय विक्रय की दशा में वास्तविक क्रय मूल्य एवं वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात करके यह जान लेना चाहिए कि उसमें कितनी राशि प्रतिभूतियों के पूंजीगत मूल्य के लिए है और कितनी राशि ब्याज के लिए। तत्पश्चात क्रेता विक्रेता की पुस्तकों में लेखा करना चाहिए। ब्याज सहित क्रय पर वास्तविक क्रय मूल्य। ब्याज सहित क्रय की दशा में बाजार मूल्य में दलाली एवं उस पर सेवा कर सर्विस टैक्स तथा अन्य व्यय जोड़ने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि क्रेता ने कुल कितनी राशि नकद चुकाई है। तत्पश्चात इस कुल राशि में से विक्रेता के हिस्से का ब्याज, जो ब्याज की गत देय तिथि से सौदा होने तक की तिथि की अवधि का होता है, घटा दिया जाता है, क्योंकि इस अवधि में क्रेता प्रतिभूतियों का स्वामी नहीं होता। अब जो राशि शेष बचेगी वही राशि विनियोग का वास्तविक क्रय मूल्य या पूंजीगत मूल्य माना जाएगा, जिसे क्रेता का विनियोग लेखा डेबिट होगा। सूत्र के रूप में हम कह सकते हैं एक्चुअल परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू परचेज प्राइस प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस सेलर इंटरेस्ट। वास्तविक क्रय मूल्य बराबर होगा विनियोग का क्रय मूल्य धन क्रय पर किए गए व्यय, जो दलाली, सेवा कर और हस्तांतरण शुल्क के रूप में होगा, और माइनस
विक्रेता के हिस्से का उपार्जित ब्याज। छात्रों, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।